हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आने वाले समय में एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैप भारत की अर्थव्यवस्था से ज्यादा है, और मैं बात कर रहा हूं एनवीडिया की। एनवीडिया आने वाले समय में हो सकता है कि इस नई तकनीक के साथ में वो कोएग्जिस्टेंस ना कर पाए या अपने आप को अलाइन ना कर पाए, और इसीलिए हो सकता है कि आगे जाकर के उसका हाल एक नोकिया की तरह हो जाए। कारण क्या है? कारण यह है कि आप जानते हैं कि जो एनवीडिया है वो माइक्रो प्रोसेसर्स और ग्राफिक यानी कि जीपीयूज जो होते हैं उनको डिजाइन करने में बहुत ज्यादा महारत उसे हासिल है। लेकिन आप ये जानते हैं कि ये अभी क्या है, ये शैशव अवस्था में है। जो हम अभी आप देख रहे हैं ना, अभी टेक्नोलॉजी ये अपनी बाल्य अवस्था में है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे विकसित होगी तो सबसे पहले तो चुनौती आती है कि भाई इसका जो आकार है वो छोटा किया जाए। अभी आप देख रहे हैं कि जीपीयू कितने कितने बड़े बनाए जा रहे हैं। तो ये जो जीपीयू है, एक तो वो हीट बहुत जनरेट करते हैं। आप लैपटॉप देखिए कि जो गेमिंग लैपटॉप आते हैं कि उनमें आग तक लग जाती है, यानी कि वो एक तरीका से शॉर्ट हो जाते हैं हीट की वजह से। अब ये हीट जो है सबसे बड़ी चुनौती, और दूसरा उनका जो आकार है ये सबसे बड़ी चुनौती है। अब अगर इन दोनों चुनौतियों से अगर पार नहीं पा पाता है एनवीडिया, तो आने वाले समय में एक टेक्नोलॉजी जो है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोफॉस और ऑप्टिकल मेटा सरफेस, ये जो आने वाले समय में इसको रिप्लेस कर देंगी। यानी कि आने वाले समय में सिलिकॉन बेस्ड चिप जो होती हैं उनका जमाना खत्म होने वाला है, और अब हम शिफ्ट होने वाले हैं कि आज जिस तरीका के जीपीयू और जो अपने ये सर्किट्स जो बनाए जा रहे हैं एनवीडिया के द्वारा, जितना ये एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जितना ये एनर्जी कंज्यूम करते हैं, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करती है, इसीलिए इनका जो हीट है वो बहुत ज्यादा होता है, आप जानते होंगे। यानी कि ये शॉर्ट हो जाता है पूरा सर्किट। तो आने वाले समय में क्या होने वाला है कि जितने में एक ये जो जीपीयू चलता है इसको हम मापते हैं टॉप्स के अंदर, यानी कि ट्रिलियन ऑपरेशन पर टाइम, यानी कि एक समय, एक यूनिट समय में ट्रिलियंस ऑफ द ऑपरेशंस किए जाते हैं, जिससे ये हीट जनरेट होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करें कि जैसे आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, तो अभी ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसमें फ्लो करते हैं। तो जो एफिशिएंसी है उसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। एनर्जी कंज्यूम किसमें होती है? एक तो जो आपस में कोलाइड करते हैं वो, और दूसरा ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर धकेलने के लिए जितना एनर्जी कंज्यूम होता है उससे क्या होता है, हीट जनरेट होता है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें आगे धकेला जाए एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उससे होती है हीट जनरेट। और ये जो हीट है, यानी कि ये जो धकेलने में जा रहा है, ये एफिशिएंसी नहीं है, याद रखना, ये एफिशिएंसी पर असर नहीं डालता। तो इसका मतलब ये है कि आज जितनी एनर्जी कंज्यूम की जा रही है, आने वाले समय में उसका 1/10 पार्ट जो है उसके अंदर ये सारा कार्य होने वाला। उदाहरण के लिए देखिए, अभी जो एनवीडिया है लगभग 9 टॉप्स प्रति वाट, लगभग 9 टॉप्स प्रति वाट। एक वाट में कितने? 9 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड। कितने पर सेकंड? 9 ट्रिलियन ऑपरेशंस। कितने में? एक वाट के अंदर। लेकिन आने वाले समय में अगर 9 टॉप्स लेना है तो प्रति वाट नहीं लेना पड़ेगा। कितना? हंड्रेड्स में देखा जाएगा, यानी कि 100 या 900 टॉप्स प्रति वाट पर लेकर के जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इतना नहीं कर पाते, इसका मतलब है कि एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी, और आने वाले समय में एनर्जी जो है उसकी कीमत होने वाली है। और दूसरा, आकार छोटे करने पड़ेंगे, और आकार छोटा करना है तो हमको जाना पड़ेगा क्वांटम बेस पर, जिसे हम कहते हैं कि फोटोन बेस पर। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन। अभी जितना भी सिस्टम हमारा चल रहा है ना, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बेस है। अब इलेक्ट्रॉन बेस और फोटोन बेस, अब दोनों में आप अंतर समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन बेस होता है उसके अंदर क्या चलते हैं? इलेक्ट्रॉन चलते हैं। इलेक्ट्रॉन जानते हैं नेगेटिव होता है उस पर चार्ज। लेकिन आने वाला समय किसका है? फोटोन का। फोटोन, जैसे कि जो सूर्य से ऊर्जा आती है वो किस फॉर्म में आती है? फोटोन की फॉर्म में आती है, और वो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती। देखिए, हम सूर्य की रोशनी में खड़े होते हैं, वो हमारी बॉडी से पार निकल जाते हैं, लेकिन क्या हमें कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। तो आने वाले समय में जो फोटोन है वो भविष्य है। अगर एनवीडिया अपने आप को इलेक्ट्रॉन बेस से हटा करके फोटोन बेस पर लेकर के जाता है, जो आप आज जो बनाए जा रहे हैं जीपीयू हो या इंटीग्रेटेड सर्किट हो, ये जब तक चल रहे हैं, जब तक ये जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं न्यूरोफोर्स या फिर ऑप्टिकल मेटा सरफेस जो है नहीं आती, अगर ये क्रांति आती है और इस पर जो रिसर्च चल रही है ये सक्सेसफुल होती है, तो जितना आज तक हमने किया धरा है ये सब का सब खराब हो जाएगा। और मैंने जैसा कि बताया कि जो आज चल रहे हैं उसके 1% में, यानी कि जो एक यूनिट आज चला रहे हैं उसके 1% में लगभग उतना आज जो 100 डिवाइस है वो कार्य कर जाएंगे। अब देखिए, समझिए आप पहले, यानी कि आज अगर आप जितना वाट का एक डिवाइस हो सकता है कि आपका लैपटॉप है उसका टॉप कितना है, समझिए कि आपका है 15 टॉप का,
है ना, उसका 15 टॉप्स का है। तो 15 टॉप्स में अब क्या होगा कि अभी एक लैपटॉप 15 टॉप्स में चल रहा है, एक लैपटॉप कितने में, 15 टॉप्स में चल रहा है, सोचिए एक। अब लेकिन इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, जितनी एनर्जी आज एक लैपटॉप ले रहा है, आने वाले भविष्य में जो टेक्निक मैंने आपको बताई कि न्यूरोफोर्स और ऑप्टिकल मेटा सरफेस अगर आता है, ये सक्सेस हो जाता है, तो उतनी ही एनर्जी में 100 लैपटॉप जो है वो चल पाएंगे। तो यानी कि इसका क्या हुआ कि हीट कम जनरेट होगा, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे को धकेलने में एनर्जी खराब नहीं करनी है, बल्कि क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसकी फॉर्म आ जाएगी, लाइट की फॉर्म आ जाएगी। यानी कि लाइट जो है लाइट की स्पीड से चलेगा। इसका मतलब है कि जितने भी हमारी प्रोसेसिंग है वो लाइट की स्पीड से हो जाएंगी, एनर्जी कम कंज्यूम होगी, हीट कम जनरेट होगी, और साथ ही साथ जो उसका साइज है वो बहुत कंपैक्ट हो जाएगा, बहुत छोटा साइज हो जाएगा। तो ये चार जो है फायदा हमें इससे होने वाले हैं। थोड़ा सा जिसे विस्तार से मैं देखूंगा, टेक्निकल टॉपिक है, तो एक से दो बार आप अगर नहीं आता एक बार में समझ में, तो एक से दो बार इसको रिवाइंड करके देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए, ये तो आप जानते हैं इस तरीके की चिप्स होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोल देते हैं आईसी बोलते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर्स, कुछ इसको जो है प्रोसेसर्स बोल देते हैं, अलग अलग इनके नाम है, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। देखिए ये जो है आज जितना ये एनर्जी ले रहे हैं, समझिए 100 गुना अधिक कंप्यूटर जो है जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया है कि आज जितनी एनर्जी चल रहे हैं, आने वाले समय में उतनी ही एनर्जी में 100 लैपटॉप चलेंगे। ये है आने वाले समय की क्षमता। अगर एनवीडिया इसके साथ में बिल्कुल सिंक्रोनाइज कर जाता है तभी सर्वाइव करेगा, नहीं तो आगे जो जाकर के ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। गर्मी और ऊर्जा, जैसे मैंने बताया कि ज्यादा एनर्जी लेने से ज्यादा हीट जनरेट होती है, और जिससे इसकी जो अपनी एफिशिएंसी है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। ऊर्जा ही मुख्य बाधा है। आने वाले समय में हमको ऊर्जा जनरेट करने के लिए ज्यादा हीट जनरेट करनी पड़ेगी, इसलिए आने वाले समय की जो डिवाइसेस हैं वो एनर्जी एफिशिएंट होनी ही चाहिए। ये हमारी मजबूरी है, समझ गए। अब जानते हैं कि आविष्कार ही जो जरूरत है वही आविष्कार की जननी है, वही है। देखिए अभी क्या है, जैसे मैंने बताया कि 9 टॉप्स प्रति वाट की जो आज जो डिवाइस है, 1 वाट यानी कि 9 टॉप्स की जो है ऑपरेशंस कर पाते हैं। लेकिन आने वाले समय में जैसे मैंने बताया कि ये 30 गुना जो है अधिक एफिशिएंसी बढ़ेगी और 100 गुना जो है इसकी पावर बढ़ेगी। यानी कि जो एक लैपटॉप जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और जब ये न्यूरोफोर्स आएगा उसके समय में, यानी कि जब पूरा फोटॉन्स के द्वारा ये चलने लगेगा, तो उस समय में 100 लैपटॉप उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी में चल पाएंगे। देखिए जैसे कि आज जो है कुछ गीगावाट स्पीड, जिसे हम क्लॉक स्पीड बोलते हैं, किसी भी आईसी जो होती है ना, ये माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं, उनकी बोलते हैं गीगाहर्ट्ज में क्लॉक स्पीड कितनी है। तो आज की जो स्पीड है उससे कहीं ज्यादा स्पीड जो है, नॉर्मली स्पीड उससे ज्यादा हो जाएगी, 56 गुना। विद्युत प्रतिरोध और गर्मी, जैसे मैंने बताया है कि जो हीट जनरेट होती है वो किसकी वजह से होती है, रेजिस्टेंस की वजह से होती है, ठीक है, जिसका हम मात्रक बोलते हैं ओम होता, ओम। तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होती है, हीट। और रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टक्कर के द्वारा चलते हैं, यानी कि एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। अच्छा, आप ये भी जानते होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जिग जैग में भी फ्लो करते हैं। तो जिग जैग में फ्लो करने में क्या होगा, एक तो उसका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, और जो कॉलिजन होगा उससे ज्यादा हीट जनरेट होगी। तो यही जो है आने वाले भविष्य का मैंने आपको बताया है कि ये होने वाला है। जैसे देखिए आज के जो जीपीयू है, आज का जो जीपीयू है उससे 30 गुना एफिशिएंट होंगे आने वाले जो न्यूरोफोर्स हैं। यानी कि न्यूरोफोर्स मतलब है जो फोटॉन्स पर आधारित होंगे, और अभी जितने जीपीयू किस पे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स पर आधारित है, इलेक्ट्रॉन से चलती है डिवाइस, समझिए मेरी बात। आगे किससे चलेंगी, फोटॉन से चलेंगी, फोटॉन। और फोटॉन क्या होते हैं, लाइट की फॉर्म होती है, लाइट की फॉर्म। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसको। प्रकाश की गति से चलेंगी, जैसे मैंने बताया अभी जो टॉप्स है ये गणना जो है ना, ऑपरेशन 9 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड, ये किसमें होने वाले होंगे, आगे किसमें होंगे, इनकी फोटॉन्स में होने वाले हैं। आगे देखना, ये तो हो गया। एआई कंप्यूटिंग का जो भविष्य है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का अंत हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि अभी जो डिजिटल एनालॉग बोलते हैं, आप जानते हैं ना इस तरीका के ये जो होते हैं ना, ये पूरे सर्किट होते हैं, इन्हें बोलते हैं डिजिटल एनालॉग। लेकिन आने वाले समय में जैसे ही हमारा जो न्यूरोफोर्स है वो आता है, तो क्या होंगे, ये सर्किट खराब हो जाएंगे। क्यों? कि ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो केमिस्ट्री थोड़ी सी भी अगर आपको पता होगा ना तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी कि जितना भी आज हमारी डिवाइस है वो इलेक्ट्रॉन बेस है, लेकिन आने वाले भविष्य में क्या हो जाएंगी, फोटोन बेस हो जाएंगी, जिससे एनर्जी एफिशिएंट हो जाएंगी, साइज कंपैक्ट हो जाएंगे, और ये साइज के साथ साथ जो इनका एनर्जी कंजप्शन है वो लगभग 100 गुना कम हो जाएगा। कितना? 1/100 इतना एनर्जी कंज्यूम करेंगे। और इसी के साथ मैंने जैसे बताया ऑप्टिकल मेटा सरफेस, इसका मतलब क्या है, ऑप्टिकल मतलब है कि जो लाइट्स होती है, यानी कि जो फोटॉन्स होते हैं वो किस केबल के अंदर बहे जाएंगे, यानी कि फ्लो कैसे करेंगे, ये करेंगे ऑप्टिकल वायर के अंदर, जिसको बोलते हैं मेटा सरफेस। क्लियर है? आइए देखेंगे इसको थोड़ा सा आगे।
हम आगे बढ़े उससे पहले दो प्रश्न हैं जिन पर आपको विचार करना चाहिए। अगर आप इनका आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट में इनके दोनों के विस्तृत आंसर मिल जाएंगे। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, अगर आप नहीं भी एग्जाम दे रहे हैं तो सामान्य जानकारी और आपकी मेमोरी और आपका नॉलेज बेस जो है उसका टेस्ट भी कर लेगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि एनालॉग कंप्यूटिंग के पीछे पिछले प्रयास असफल क्यों रहे हैं जबकि गणित मैथ सही था। यानी कि एनालॉग जो है वो असफल क्यों रहा है उसका बताना। पहले देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रेखीय लीनियर नहीं था। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम यानी कि रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स के जो सिंगल डिले है उनकी नॉइज की समस्या जो है लगातार बनी रही है। देखिए हम असफल ही हैं, कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी ऑप्टिकल ट्रांजिस्टर्स का आकार बहुत छोटा था और एनर्जी कंजप्शन बहुत अधिक था। तो चारण में से कौन सा सही आप बताइए, नहीं तो आपको लास्ट में मिल जाएगा। आगे देखना न्यूरोफॉस चिप में जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की गणना जो है कैलकुलेशन कैसे होगी। देखिए पहला है डिजिटल बिट्स को मेमोरी में बार बार मूव करके। दूसरा इनपुट लाइट का ब्राइटनेस और मेटा सरफेस का रिफ्लेक्टिविटी के गुण का मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। तीसरा इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांजिस्टर्स के माध्यम से पुश करके। और चौथा पारंपरिक ट्रेडिशनल ऑप्टिकल्स लेंसेज का उपयोग करके। तो आंसर आपको पता चल गया होगा, ठीक है, नहीं तो आपको लास्ट में पता चल जाएगा। देखिए एआई का संकट, ऊर्जा की खपत, जैसा कि मैंने बताया है कि जो आज हमारी डिवाइस है वो जो है किस पे चलती हैं, इलेक्ट्रॉन बेस। अब इनको मूव करने के लिए, इनको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो इनके अंदर होते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या करने होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन यही रेजिस्टेंस क्या करता है, हीट जनरेट करता है। और ये जो सर्किट बने होते हैं ना जिनको हम एनालॉग सर्किट्स बोलते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक बेस ही हैं। आगे देखेंगे यानी कि 100 से अधिक कंप्यूट की आवश्यकता होती है आज। जो जैसे मैंने बताया कि अगर हम किस पर जाते हैं, अगर हम जाते हैं न्यूरोफोर्स पर तो लगभग 100 गुना एनर्जी हमको बच जाएगी। आगे देखेंगे भारत, देखिए मौजूदा जीपीयू स्केलिंग केवल चिप्स को बड़ा बनाने पर निर्भर है। अगर हम इसे जारी रखते हैं तो क्या चिप 70 किलोवाट तक बिजली का खर्च जो है कर सकती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हमारी इस दुनिया ने इसी तरीका से जीपीयू बनाते चले जाते हैं तो आने वाले समय में ऊर्जा का जो संकट है वो पूरी दुनिया के समक्ष आकर के खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इनके आकार में वृद्धि करनी होगी। जितना जीपीयू एफिशिएंट उतने ही आकार में वृद्धि। और आप जानते हैं कि कितना हीट जनरेट करता है कि कूलेंट के लिए भी आप सोचिए वाटर का भी यूज करना पड़ता है। ये जो पीसीज होते हैं, जो आप गेमिंग पीसी डेवलप करते हैं, आप जानते होंगे कि कूलेंट का यूज करना पड़ता है। इतनी हीट जनरेट करते हैं ये जीपीयू जो होते हैं। आप सोचिए कि आने वाले समय में इस दुनिया को लगभग 70 किलोवाट तक का जो बिजली खर्च है वो आ जाएगा। यानी कि हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स आपको बनाने पड़ेंगे जो बहुत ज्यादा हीट जो है छोड़ेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने पड़ेंगे, क्या करेंगे, हीट जनरेट होगी। तो इस हीट से बचने के लिए, और आने वाले समय आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए भी, क्लाइमेट चेंज होगा तो ये हीट उसका सबसे बड़ा कारण होगी। तो आप सोचिए कि हमको अगर ये सब कार्य करना है तो उसके लिए हमें इंटेलिजेंस स्केल्स विद एनर्जी जो है उसके साथ जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आने वाले समय में जो डिजिटल एनालॉग पर हमने कार्य किया है उससे हट करके हमें न्यूरो फेज पर जाना पड़ेगा। यानी कि फोटोन बेस्ड जो चिप्स हैं उनका निर्माण करना पड़ेगा ताकि हम एनर्जी को सेव कर पाए। आगे देखना डिजिटल कंप्यूटिंग की सीमाएं, यानी कि आधुनिक एआई का मुख्य कार्य जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। यानी कि प्रॉब्लम सबसे अधिक ऊर्जा, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा यहाँ पर। आधुनिक एआई का मुख्य कार्य क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। यानी कि मैट्रिक्स का क्या करना, गुणन करना। आगे देखना है सबसे अधिक ऊर्जा गणना कंप्यूटिंग में नहीं बल्कि डेटा मूवमेंट में होती है। देखिए ये है वो कारण जो मैंने आपको शुरू में बताया। क्या है कि जो एनर्जी ये कंज्यूम करते हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं एनालॉग पर जो बनी होती हैं, चाहे ये जीपीयू हो, सीपीयू हो, ये सबसे ज्यादा एनर्जी कहां लगाते हैं? कहां लगाते हैं? डेटा मूवमेंट में। किसमें? डेटा मूवमेंट, यानी कि डेटा को आगे धकेलने में लगा देते हैं। अब बताइए कि जब डेटा को धकेलने में इतनी एनर्जी लगेगी तो उससे क्या होगा? हीट जनरेट होगा और उसका फायदा भी कुछ नहीं मिल रहा। तो क्या करना है हमें? यह करना है कि ये डाटा है, यानी कि डेटा जो है मेमोरीज है, दूसरी मेमोरी में जब जाएगा, यानी कि जीपीयू सीपीयू के बीच में, यानी कि डी रैम जीपीयू, इनके बीच में डेटा ट्रांसफर होने से क्या होती है? ये हीट जनरेट होती है और इसको बोलते हैं, ये किस में आ जाती है? क्लॉक स्पीड में। तो ये बच जाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको फोटोन आधारित चिप्स जो हैं उनका निर्माण करना पड़ेगा। अब क्या है इसके थोड़ी सी कमजोरी क्या है, बोटलनेक क्या है हमारे सामने? मेमोरी और कंप्यूट के बीच इलेक्ट्रॉन्स को बार बार मूव करने में जो है लेटेंसी और हीट पैदा होती है।
देखिए थोड़ा सा गूट है, आप समझ जाएंगे कि ये जटिल है, थोड़ा सा समझिए कि जैसे आपका लैपटॉप हो गया, ये डिवाइस हो गया, उसके अंदर क्या होता है, दो मेमोरी होती हैं। एक तो होता है जैसे आप जानते हैं रैम, है ना, और एक जो होता है वो होता है क्या, ये वाला जीपीयू। अब जीपीयू के अंदर आपको, क्योंकि जीपीयू के अंदर आपको डेटा भेजना पड़ेगा, डेटा प्रोसेस करता है, सीपीयू भी डेटा प्रोसेस करता है और जीपीयू भी डेटा प्रोसेस करता है। दोनों में अंतर ये है कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स है उसके अंदर जो डेटा है, पिक्चर भी उसके अंदर प्रोसेस हो जाती हैं, लेकिन पिक्चर्स और ग्राफिक्स को जो है प्रोसेस करने के लिए जीपीयू विशेष रूप से डिजाइन करे जाते हैं। लेकिन होते ये वही है जैसा सीपीयू होता है, सीपीयू सेम काम कर देगा, लेकिन क्लॉक स्पीड ज्यादा हो इसके लिए क्या बनाए गए हैं, जीपीयू। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि इनकी भी वही समस्या है कि ये डेटा को आगे धकेलने के लिए, यानी कि दो मेमोरीज के बीच में लगातार डेटा ट्रांसफर करके उसको प्रोसेस करने के लिए क्या करना होता है, डेटा मूवमेंट में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, जिससे तापमान भी बढ़ता है और लेटेंसी भी आती है। आगे देखना एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए ये वाला है जैसा मैंने आपको बताया, ऐसा बोर्ड देखा होगा आपने, आपके जो लैपटॉप के अंदर भी है, आपकी जितनी डिवाइस होती है उनके अंदर कैसा कार्डबोर्ड होता है ना, देखो ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस तरीका से, देखिए ये लगे हुए हैं रेजिस्टेंस, क्लियर है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या करते हैं, डेटा को जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए ही इन सब का यूज किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी देखिए यहां पर ये इस तरीका से लगाए गए हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, एनालॉग बेस हैं। लेकिन हमको आने वाले भविष्य में एनालॉग नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कि जो न्यूरोफेस है वो चाहिए। तो आने वाले समय में फोटोन के साथ में, इलेक्ट्रॉन के साथ में नहीं जाना है, फोटोन के साथ में जाना है। और ये जो इलेक्ट्रॉन बेस्ड जो कार्ड है, बोर्ड जो है, इनको रिप्लेस करना है किससे, फोटोन बेस से। जिससे क्या आएगा, जिससे ये होगा कि आने वाले समय में एक तो इनकी जो प्रोसेसिंग है वो जो तेज हो जाएगी, इनकी स्पीड बहुत तेजी से आएगी, क्लॉक की स्पीड बढ़ जाएगी, डेटा प्रोसेसिंग आसानी से हो पाएगा, कम हीट जनरेट हो पाएगी, और साथ ही साथ में क्या होगा कि आपका जो एनर्जी कंजप्शन है वो भी कम होगा। दृष्टिकोण प्रकाश की गति, जैसे मैंने बताया कि डेटा जो प्रोसेस होगा वो किससे होगा, प्रकाश की गति, यानी कि प्रकाश की जो स्पीड है उससे होने वाला है। हीट जनरेट नहीं होगी, डिले आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसका मतलब है लेटेंसी आपको नहीं मिलेगी। अब जब आप ऑप्टिकल चिप्स का बड़ा करते हैं तो आपको जो एक्स्ट्रा पावर कॉस्ट के बिना अधिक स्पीड मिल जाती है, ये इसमें फायदा। देखिए जैसे ही आप जो सिलिकॉन बेस्ड चिप होती है, अगर उनका आकार आप बढ़ाते हो तो आकार बढ़ने से क्या होगा कि उनमें आपको लेटेंसी भी देखने के लिए भी, देखिए एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन आपकी क्लॉक स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन हीट भी जनरेट ज्यादा होगी, ये भी ध्यान रखना। जितना बड़ा जीपीयू उतना ही हीट जनरेट होगा। अब लेकिन जैसे ही आप जो है ऑप्टिकल बेस अगर उसको बनाते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आकार अगर आप बढ़ाते भी हैं तो ज्यादा उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी जो है उतनी ही रहेगी। देखिए इससे आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन बेस जो है उसके अंदर क्यों, क्योंकि कोलिजन होता है इसलिए। लेकिन फोटोन बेस में क्या होता है, देखिए सीधा सीधा लाइन चलेगा, सीधा सीधा, कोई रेजिस्टेंस नहीं। अब रेजिस्टेंस नहीं होगा इसका मतलब बाधा नहीं होगी, तो इसका मतलब हीट जनरेट नहीं होगी, और हीट और बाधा भी नहीं होगी तो क्या होगा, स्पीड तेज होगी, स्पीड। तो ये है क्या, भविष्य, ये है हमारा भविष्य, फोटोन। फोटोन के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं। अब देखना यहां पर क्या होते हैं, वायर ग्रिड होते हैं, कॉलिजन होता है, रेजिस्टेंस होता है, उससे क्या होती है, हीट जनरेट होती है। तो याद रखना ये है हमारा फ्यूचर। और याद रखना जिस दिन ये आएगा ना, एनवीडिया की लंका लग जाएगी उस दिन। एफिशिएंसी टर्न्स इनटू स्पीड, यानी कि अब तक जितना भी जो हमारा ये जो इलेक्ट्रिसिटी है कहिए, ये हीट के रूप में व्यर्थ जा रही है, इसका कोई यूज नहीं है। आने वाले समय में अगर ये फोटोन बेस हो जाता है तो एनर्जी जो है वो पूरी तरीका से 100% यूटिलाइज होगी। और जैसा शुरू में बताया कि जितनी एनर्जी में आज एक लैपटॉप चला रहे हैं, उतने में आने वाले समय में 100 लैपटॉप उतनी ही एनर्जी में चल पाएंगे। पर अच्छा एफिशिएंसी कितनी, 30 गुना ज्यादा, जो लैपटॉप आज है उसकी 30 गुना स्पीड बढ़ जाएगी। आगे देखना, पारंपरिक ऑप्टिकल ट्रांजिस्टर्स का आकार बहुत छोटा है, यानी कि लगभग 5 नैनोमीटर पे, 5 नैनोमीटर पे बने होंगे। सोचिए 5 नैनोमीटर पे बने होंगे लगभग। आज भी आप देखते हैं तो लगभग आप देखेंगे कि 7 नैनोमीटर के जो चिप्स हैं वो लगे होते हैं, इनको हम माइक्रो प्रोसेसर्स बोलते हैं। और जो सबसे अच्छे हैं वो अभी 2 से 3 नैनोमीटर पर ही हम पहुंच पाए हैं, 2 से 3 नैनोमीटर पर। सोचिए कि आने वाले भविष्य में अगर ये तकनीक हमारी कामयाब हो जाती है, इसमें बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। संभव नहीं था, जीपीयू हमेशा जीत जाते थे क्योंकि वे छोटे डेंस होते थे। सिलिकॉन बेस जो है, जैसे मैंने आपको बताया है, ये जीतेंगे। लेकिन आने वाला जो भविष्य है वो होने वाला है किसका, न्यूरोफेस का। आगे देखना, न्यूरोफेस मेटा सरफेस का चमत्कार ये है कि मेटा सरफेस अति पतले यानी कि अल्ट्रा थिन वायर्स जो होती हैं
ग्लास ग्लास मतलब कांच के बने होंगे, उनसे निकल करके जाएंगे तो हीट जनरेट नहीं होगी। दूसरा क्या है, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिप्रोग्राम किया जा सकता है, ये भी एक फायदा है। और जो साइज है वो मैटर नहीं करता, यानी कि ऑप्टिकल डिवाइस 1000 यानी कि 10,000 गुना छोटे, लाखों सेल्स जो है एक चिप के अंदर फिट किए जा सकते हैं, तो आकार को छोटा भी किया जा सकता है, ये भी इसका जो है फायदा होने वाला है। अगर फिजिक्स की गणना करें, कंप्यूट मतलब होता है गणना करना, तो अगर हम गणना करते हैं तो लाइट जो है ये लाइट की गति से चलेगा, और इसका नापते हैं तो देखिए इनपुट लाइट रिफ्लेक्टिविटी बराबर आउटपुट लाइट, ये याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर। यानी कि इनपुट लाइट में रिफ्लेक्टिविटी का अगर मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट आएगा, मतलब कि लेटेंसी अगर आएगी तो इतने के बराबर आएगी कि जितनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट जानते हैं ना, तो जितनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी बस उतनी ही लेटेंसी आएगी, यही है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आगे देखना, इनपुट क्या है, वही ब्राइटनेस जो है वो इनपुट, जितनी चमक होगी उतनी एफिशिएंसी होगी, और यही है वेट यानी कि पिक्सल का रिफ्लेक्टिविटी, परावर्तन क्षमता, परावर्तन मतलब जानते हैं ना आप, ये रिफ्लेक्शन जो होना, उसका रिफ्लेक्टिविटी जो है वो वोल्टेज के द्वारा सेट किया जा सकता है, तो जितना वोल्टेज आप दोगे उतनी लाइट बढ़ेगी, जानते हैं ना, लाइट को तेज कम कर सकते हैं, तो तेज कम करने से क्या होगी, इसकी स्पीड आएगी, समझ गए, यही है। और कैलकुलेशन जैसे मैंने बताया कि लाइट मल्टीप्लाई रिफ्लेक्सिविटी बराबर आउटपुट लाइट, ये होने वाला है। और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, जो कौन सा, ये वाला जो मैंने आपको बताया, इनपुट लाइट और रिफ्लेक्टिविटी बराबर आउटपुट लाइट, और इसका क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आगे देखेंगे न्यूरोफोर्स वर्सेस एनवीडिया, और एनवीडिया जो है जैसे मैंने आपको बताया ब्लैकवेल जो है ये आने वाले समय इस पर काम कर रहा है एनवीडिया, याद रखना जो एनवीडिया का ब्लैकवेल है वो न्यूरोफेज ही है एक तरीका से, लेकिन कामयाब होगा या नहीं ये तो देखने वाले, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया 30 गुना जो है उसका आने वाला है। और टॉप्स में मापते हैं किसको, ये वाट का जो कंजप्शन करता है जीपीयू, उसको टॉप्स में मापते हैं। आगे देखना, एफिशिएंसी आज के जीपीयू लगभग 30 गुना बेहतर हो जाएंगे, 1.2 मिलियन टेरा ऑपरेट पर सेकंड, यानी कि इसे बोलते हैं टॉप, यानी कि ये यूनिट का ऑपरेशन करेंगे, और यह वास्तव में बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ बिल्कुल इस पर कार्य चालू है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये फोटोन बेस्ड जो है चिप्स और इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ये लैब में अभी कार्य चालू है, लेकिन सप्लाई चेन में आने में इसे टाइम लगेगा, देखते हैं कि ये कितनी जल्दी से हो पाएगा। मैन्युफैक्चरिंग स्केल डिफेक्ट, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉफ्टवेयर स्टैक, है ना, ये सारे, यानी कि आप कूड़ा डोमिनेंस जो है ना, इसका आप जानते होंगे। देखिए लाखों मेटा सरफेस के बिना, डिफेक्ट के बिना ये कठिन है। देखिए आप जब R&D करते हैं तो बहुत ज्यादा असफलताएं आपको मिलती हैं, तो देखिए ये अभी लैब में कार्य हो रहा है, बहुत सारी असफलताएं मिलेंगी, लेकिन बाद में जाकर के एनवीडिया के पास में कूड़ा इकोसिस्टम है, और ये न्यूरोफोर्स सॉफ्टवेयर को जो है कंपेबिलिटी रखता है, और अगर ये एनवीडिया कर पाया तो आने वाले भविष्य में एनवीडिया इसी तरीका से राज करेगा जैसा वो आज कर रहा है। अगर नहीं कर पाया और पीछे रह गया तो फिर वो उसका समय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। टाइम है कि 2028 में लगभग आप देखेंगे कि एनवीडिया भी शांत नहीं बैठा है, लेकिन 2028-29 तक आने वाले समय में ये मार्केट में आ जाएगा। और अगर ये आता है, देखिए शुरू में तो महंगे होते हैं, लेकिन बाद में जाकर के ये दो आसान से उपलब्ध होंगे। सभी आपकी जो मीडियम डिवाइस हैं जो कि लाखों रुपए के आसपास आती है, उनमें भी ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब केवल इलेक्ट्रॉनिक नहीं रहेगा, ये हेट्रोजीनियस जो है इलेक्ट्रॉन प्लस फोटोन होने वाला है, लेकिन बाद में जाकर के फोटोन बेस्ड जो है वो हो जाएगा। देखिए वही मिक्सचर करके चलाएंगे कि शुरू में जो इलेक्ट्रॉन है प्लस फिर फोटोन में आ जाएंगे, है ना, धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे। अगर इकोसिस्टम ने फिजिक्स का साथ दिया तो एआई क्षमता ऐसी भी हो सकती है जो मैंने आपको बताया है, नहीं तो चैलेंज जो है एआई बनेगा वो भी हीट जनरेट करने में। तो फ्रेंड्स यही था आज का। अगर आपको चाहिए ये सब कुछ तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर जो है आपको ये पीडीएफ वगैरह सारा कुछ मिलता रहेगा। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।